नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की संरचना या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। भाग, अनुच्छेद, अनुसूचियां, ये क्या चीज होती है। जब भारत का संविधान बनाया गया था तो कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां हैं। जब इस वक्त हम पढ़ रहे हैं कब कब कौन कौन से भाग ऐड किए गए हैं, कब कब कौन कौन सी अनुसूचियां ऐड की गई, उस सारे डेटा को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो संविधान की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें आपको मिलेंगे भाग, पार्ट्स बोलते हैं, अनुच्छेद यानी आर्टिकल और अनुसूचियां यानी शेड्यूल होते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों का मतलब क्या है। देखना, इस बात को समझना। भाग का मतलब आप समझो कि कोई ना कोई अध्याय है, कोई ना कोई चैप्टर है या अध्याय है। मान लो एक पन्ना है, इस भाग के अंदर फिर बहुत सारे क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। 395 अनुच्छेद थे वर्तमान में, अब 448 हो गए हैं। तो भाग को एक पन्ना समझो, कागज का पन्ना, इसके अंदर होते हैं अनुच्छेद और अनुच्छेद के अंदर होती है अनुसूचियां। कैसे, मैं एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे आपको पता है अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 59 किसमें, भाग 5 में अनुच्छेद 59 है जिसमें राष्ट्रपति का वेतन है। और अनुच्छेद 59 में फिर सेकंड शेड्यूल का जिक्र है, दूसरी अनुसूची का जिक्र है। अनुसूची दूसरी किस काम में आती है, वेतन के काम में आती है। तो भाग 5 के अंदर 59वां अनुच्छेद है और इसके अंदर दूसरी अनुसूची लिखी हुई होगी कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलेंगे। जैसे एक अनुच्छेद मान लो अनुच्छेद 125 है, अनुच्छेद 125 में किस में आता है, भाग 5 में आता है। अनुच्छेद 125 में भी सेकंड शेड्यूल का जिक्र है, दूसरी अनुसूची का जिक्र है। क्यों, किस इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन का वर्णन है कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों को 2.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है। वैसे अनुच्छेद मान लो 99 है, 99 अनुच्छेद किस काम में आता है, इसके अंदर हमारे जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, इनकी क्या है, इनका शपथ का प्रावधान है, शपथ। अब शपथ के लिए कौन सी अनुसूची यूज करते हैं, तीसरी अनुसूची। शपथ के लिए तीसरी अनुसूची यूज करते हैं। तो 99 भाग 5 में है, अनुच्छेद कौन सा है, 99, और इस 99वें अनुच्छेद के अंदर तीसरी अनुसूची का जिक्र होगा क्योंकि तीसरी अनुसूची काम में आती है किसके लिए, शपथ के लिए। तो कह सकते हैं कि भाग के अंदर अनुच्छेद और अनुच्छेदों के अंदर अनुसूचियां होती है। ये तीन तरीके से हम इसको, या 3 फॉर्मेट में हम इसको बांट रखा है। तो सबसे पहले भाग देखते हैं। जब हमारा संविधान बना था 1950 में तो शुरुआत में 22 भाग बनाए गए, वर्तमान में कितने हैं, 25। क्योंकि एक भाग को हटा दिया गया है, भाग 7 को हमने हटा दिया है। क्यों हटाया है, इसमें क्या था, ये मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूं। तो भाग 7 को हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से हटा दिया गया है। तो 22 में से एक गया, 7वें भाग को हमने उड़ा दिया है, 21 बचे। 21 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 25। ये 4 कब कब जोड़े, अभी हम समझने वाले हैं। तो वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं तो भारत में संविधान में कितने भाग है, 25। अनुच्छेद की बात करें तो जब संविधान को बनाया गया था 1950 में तो कुल अनुच्छेद 395 थे और वर्तमान में ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 448 हो गए हैं। और अनुसूचियों की बात करें तो जब हमारा संविधान बनाया गया था 1950 में तो 8 अनुसूचियां, 8 शेड्यूल जोड़े गए थे और वर्तमान में 4 और ऐड कर दिए और कितने हो गए, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हमारे पास मौजूद हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिक। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आज हम पढ़ लेते हैं भागों के बारे में। आज भाग ही हो पाएंगे, इससे अगले वाली वीडियो में हम फिर अनुसूचियां पढ़ देंगे। तो भाग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने देखो टेबल बना रखी है, भाग इस तरफ लिखे हुए हैं, उसका नाम क्या है यहां लिखा हुआ है और कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 सबको पता है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। 1 से लेकर 4 अनुच्छेद इसमें है। उसके बाद भाग 2 भी हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, भाग 1 भी पढ़ चुके हैं, भाग 2 भी पढ़ चुके हैं। भाग 2 में है सिटीजनशिप या नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11 हम इसमें पढ़ते हैं। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर 35 तक हम पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भाग 4 में है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। 36 से 51 अनुच्छेद इसमें है।
मौलिक अधिकार देने के लिए हमारा राज्य बाध्य है, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये वाले अधिकार देने के लिए हमारा राज्य बाध्य नहीं है। ये न्यायोचित है, इनको देने के लिए हम सरकार को बाध्य कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इनको देने के लिए हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिशिएबल है, मैंने बताया आपको पूरा। उसके बाद में एक नया भाग जोड़ा गया है, भाग 4A। भाग 4A नया ऐड किया गया है, ध्यान रखना। और इसमें हमने जोड़े हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ये भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है कि हम नागरिकों का क्या कर्तव्य है, हम जो सिटीजन्स है उनका अपने देश के प्रति क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है। ये भाग 4A नया ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से, और इसमें है अनुच्छेद 51A। क्यों मैंने उस वक्त भी बताया था कि भाई 52 से तो फिर संघ स्टार्ट हो जाएगा, 52 से संघ का ढांचा स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में नंबर आएगा 51A का। यहां पर राज्य ये अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है, और यहां पर हम ये काम करने के लिए बाध्य नहीं है। हमारे मौलिक कर्तव्य है जरूरी है, फंडामेंटल ड्यूटी है जरूर, लेकिन हम बाध्य नहीं है कि हमें करना जरूरी है। और फंडामेंटल ड्यूटीज की अगर मैं बात करूं तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उसके बाद में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और फंडामेंटल ड्यूटी, एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य है। मैंने आपको उस वक्त ही बताया था कि मौलिक कर्तव्यों के लिए इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनवाई है, 12 सदस्यों की कमेटी थी। उसमें से उन लोगों ने 12 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसमें से 10 को माना, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से हमारे संविधान के भाग 4A के अंदर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने 86वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा, और वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये नया ऐड किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं। भाग 5 हमारा संघ का ढांचा है पूरा का पूरा। भाग 5 में संघ 52 से लेकर 151 तक ये जाएगा। उसके बाद भाग 6 में क्या है, राज्य। हमारे राज्य भाग 6 में है 152 से लेकर 237 तक राज्यों के अनुच्छेद। राज्य को भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, राज्यपाल के आर्टिकल, राज्य विधानमंडल के आर्टिकल, उच्च न्यायालय के आर्टिकल सब पढ़ चुके हैं। और संघ के ढांचे में हम पूरा का पूरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ पढ़ चुके हैं। संसद की कार्रवाई भी पढ़ चुके हैं, संसद के बहुत सारे पैटर्न भी पढ़ चुके हैं। वर्तमान में कितने राज्य हमारे पास, 28 राज्य हैं। उसके बाद में ये वाला है भाग 7। यही है वो भाग 7 जिसके अंदर स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, हमारा जो प्रथम शेड्यूल है, जो पहली अनुसूची है, 12 अनुसूचियों में से जो पहली अनुसूची है ना, उसके अंदर राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रफल लिखा हुआ है। सभी राज्यों के नाम है और उसके आगे उनका क्षेत्रफल या एरिया लिखा हुआ है। तो पहली अनुसूची के अंदर हमारे राज्यों का नाम और क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पार्ट बी के राज्य थे ना, पहली अनुसूची के भाग बी के राज्य थे इसके अंदर, और इसको दिया गया था एक अनुच्छेद 238। इस पूरे के पूरे भाग को ही हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्या रीजन था, वो मैं आपको समझाता हूं। आप सभी को पता है कि शुरुआत में, ठीक है, प्रशासनिक ढांचे के आधार पर बहुत सारे राज्य बना दिए गए और 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा गया। जब शुरुआत में राज्य बनाए गए तो 4 कैटेगरी में राज्य बनाए गए। पार्ट ए या कैटेगरी ए के अंदर ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रांत थे। ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश प्रांत ये 9 थे, जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है। तो बड़े बड़े 9 राज्य, इनको ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। ये कैटेगरी ए में रखे गए या पार्ट ए में रखे गए। फिर पार्ट बी के अंदर है प्रिंसली स्टेट्स, जिनको हम देशी रियासत भी कहते हैं। ये 9 के आसपास थी। राजस्थान प्रिंसली स्टेट में आता था। पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान कौन से पार्ट में आता है या कौन सी कैटेगरी में आता है, तो राजस्थान पार्ट बी में आता है, क्योंकि राजस्थान को प्रिंसली स्टेट वाली कैटेगरी में रखा गया था। एक पार्ट सी, पार्ट सी था राज प्रमुख एरिया, राज प्रमुख क्षेत्र। ये 10 के आसपास थे, जैसे अपना अजमेर मेरवाड़ा है, कुर्ग है, ठीक है, दिल्ली है, इनको राज प्रमुख एरिया में रखा गया। और पार्ट डी में है अपना अंडमान निकोबार का क्षेत्र। तो शुरुआत में
हमारे राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, 4 पार्ट में बांटा गया था। पहली कैटेगरी के अंदर ब्रिटिश प्रांत है, दूसरी कैटेगरी के अंदर देशी रियासत है, तीसरी कैटेगरी के अंदर राज्य प्रमुख क्षेत्र और चौथी कैटेगरी के अंदर अंडमान निकोबार का क्षेत्र है। तो 9 दूनी 18 और 1 19 और 10 29 स्टेट शुरुआत में बनाए गए थे। उसके बाद में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठती रही। उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आती है, जिसको हम फजल अली आयोग भी कहते हैं, कि उसने कहा कि भाई हमें राज्यों को बांटना पड़ेगा और भाषा के आधार पर बांटना पड़ेगा। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग बनाया गया। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि आज के बाद हम ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत, राज्य प्रमुख क्षेत्र या अंडमान निकोबार इस नाम के क्षेत्र नहीं बोलेंगे। हम या तो बोलेंगे राज्य या बोलेंगे केंद्र शासित प्रदेश। हम 2 ही नाम से जानेंगे। ये जो कचरा है इसको सबको हटाना पड़ेगा। तो आज के बाद हम 14 तो राज्य बनाएंगे और 6 केंद्र शासित बनाएंगे, 14 स्टेट्स बनाएंगे भाषा के आधार पर और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाएंगे। फजल अली आयोग की रिपोर्ट ने ऐसा कहा 1955 में। उसके बाद संविधान संशोधन किया जाता है 7वां, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से कहा गया कि भाई हटाओ, पार्ट बी के सभी राज्यों को हटा देते हैं और इन सब को मर्ज करके हम क्या करते हैं, या तो हम इनको राज्य बोलेंगे या इनको केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे। 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो आपका ये जो 7 भाग है ना, इसको पूरे के पूरे को उड़ा दिया गया। स्पेशली पार्ट बी वाले स्टेट्स को और बाकी को मर्ज कर दिया गया आपस के अंदर। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भाग 7 को हटा दिया गया, ठीक है। और उसी के साथ ये वाला अनुच्छेद भी हट चुका है। 238 अनुच्छेद भी वर्तमान में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये भी भाग 7 के साथ चला गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं। आपसे एग्जाम में केवल इतना पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि हमारे स्टेट्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया था। शुरुआत में 4 कैटेगरी में। यह पूछा जाएगा कि भाग 7 को किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया जाता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, ठीक है। आगे चलते हैं। संघ हो गया, राज्य हो गया। उसके बाद में अगला है यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। यूनियन टेरिटरीज ऐसे राज्य क्षेत्र जिनके ऊपर डायरेक्ट हमारी संघ सरकार का कंट्रोल होता है, जो संघ सरकार के अंडर आते हैं, जहां पर आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं। तो इसके अनुच्छेद बेटा 239 से लेकर 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र। इनको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं बेटा, एक ही बात है ये। इनको हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं या संघ राज्य क्षेत्र भी कहते हैं। राज्य बड़े होते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर विधानसभाएं बनाई जाती है। केंद्र शासित प्रदेश बहुत ही छोटे होते हैं, जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर डायरेक्ट हमारी संघ सरकार का कंट्रोल होता है। 8 यूनियन टेरिटरी बेटा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। पहले दमन दीव अलग हुआ करता था, दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था। 2018 में इनको मर्ज कर दिया गया है। तो देखो, ये रहा लद्दाख, ये रहा जम्मू कश्मीर, ये रहा दिल्ली, ये रहा चंडीगढ़, ये रहा दमन दीव, दादर नगर हवेली, ये रहा पौंडीचेरी, ये रहा लक्षद्वीप और ये रहा अंडमान निकोबार। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है, वहां की लोकल गवर्नमेंट बनती है, मुख्यमंत्री चुना जाता है। एक तो आपका जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, इस वक्त ये विधानसभा भंग है बेटा। इस वक्त जम्मू कश्मीर में कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। इस वक्त वहां पर क्या है, गवर्नर राज्य को चला रहा है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन वो 370 हटाने के चक्कर में हमने भंग कर रखी है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, एक दिल्ली में विधानसभा है और एक पौंडीचेरी में विधानसभा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। भाग 9 है पंचायत। और देखो, अब यहां पर थोड़ा कॉम्प्लिकेसी है, उतनी भी कॉम्प्लिकेसी नहीं है। भाग 9 दिया गया था पंचायतों को, और यहां पर एक अनुच्छेद लिखा गया था 243। भाग 9 दिया गया था बेटा पंचायतों को और अनुच्छेद दिया गया था 243। उसके बाद में आपको पता है कि भारत में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया जाता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए किया जाता है और 74वां संविधान संशोधन 1992 म्युनिसिपैलिटी और नगरपालिका के लिए किया जाता है। इन दोनों के माध्यम से हम इनको संवैधानिक दर्जा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं कि भाई बाकायदा चुनाव के माध्यम से इनको भरा जाएगा। सरपंच का चुनाव होगा,
है ना। यहाँ पर म्युनिसिपालिटी में पार्षद वगैरह का चुनाव होगा। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायतों को फिर अनुच्छेद दिए गए 243 से लेकर 243 ओ तक। क्यों? क्योंकि देखो इसके आगे हम जाएंगे ना तो भाग 10 244 से स्टार्ट है, ये 243 है। तो जितने भी अनुच्छेद देने हैं हमें 243 में ही देने हैं। 244 तो भाग 10 से स्टार्ट हो जाता है। तो फिर ABCDEFG लगाया जाता है, आपको पता है ABCDEFG। तो 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों को दिया गया। पंचायत पहले से ही ऐड है, उसके बाद एक नया भाग ऐड किया गया जिसका नाम है भाग 9A, भाग 9A नया ऐड किया गया है। इसमें लिखा गया नगरपालिका 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसको दिया गया 243 से लेकर 243 ओ तक तो पंचायतों के पास है, और 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगरपालिका के पास है। क्यों किया गया ऐसा? भाई देखो ABCDEFGHIJKLMNOP जेड तक जाने के बाद गिनती खत्म हो गई। अब वापस से गिनती कैसे गिने? तो ZA, ZB, ZC, ZD, तो ZG तक किसके पास है? नगरपालिका के पास। उसके बाद फिर से एक नया भाग ऐड किया गया 9B या भाग 9B। इसके अंदर हमने डाला कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियों के नाम से नया भाग ऐड किया जिसका नाम है भाग 9B, और इसको हमने अनुच्छेद दिया 243 ZG तक नगरपालिका के पास है, तो 243 ZH से लेकर 243 ZT तक किसके पास है? सहकारी समितियों के पास है। तो देखो भाग 9 पंचायतों का था और इसमें पहले 243 लिखा हुआ था, लेकिन जब हमने पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दे दिया तो फिर हमें इसमें अनुच्छेद बढ़ाने पड़े 243 से 243 ओ तक पंचायत। उसके बाद भाग 9A और भाग 9B नए ऐड किए गए हैं नगरपालिका और सहकारी समितियों के नाम से 73वें संविधान संशोधन 1992 और 97वें संविधान 2011 के माध्यम से 243 पी से ZG तक और 243 ZH से ZT तक इनको दिया गया है। उसके बाद भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, जो हमारी अनुसूचित जनजाति है उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्पेशली आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनको दिया है 244 से लेकर 244 ए तक अनुच्छेद है। उसके बाद है भाग 11। भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध, हमारी केंद्र सरकार, हमारे संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध या यूनियन स्टेट रिलेशनशिप। जब भी हम भाग 11 को पढ़ेंगे, भाग 11 को पढ़ेंगे तो हम इसको 7वीं अनुसूची के साथ पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जब भी हम भाग 11 को पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के साथ पढ़ेंगे। केंद्र और राज्य के बीच संबंध का मतलब यह है कि हमने 3 सूची बना रखी है। जब हम आगे मैं आपको जब 7वीं अनुसूची पढ़ाऊंगा ना तब भी मैं इनका जिक्र करूंगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं और एक संघ सूची होती है, यूनियन लिस्ट होती है, एक राज्य सूची होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और एक समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट होती है। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट शुरुआत में बनाए गए। शुरुआत में जब संविधान बना था ना तब 97 विषय में डाले गए। राज्य सूची में 66 विषय डाले गए और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट डाले गए। वर्तमान की अगर मैं बात करूं ना तो संघ सूची में 100 हो गए हैं, राज्य सूची में 61 हो गए हैं और समवर्ती सूची में 52 हो गए हैं। वर्तमान की मैं बात करूं तो ये वो है जब संविधान बनाया था उस वक्त की बात बता रहा हूं कि कितने विषय कितने सब्जेक्ट इनको दिए गए हैं। संघ सूची का मतलब होता है कि हमारी केंद्र सरकार इन 97 सब्जेक्ट पर क्या बनाएगी? नियम कानून बनाएगी। राज्य सूची का मतलब होता है कि हमारी राज्य सरकारें इन 66 विषयों पर कानून बनाएगी, नियम बनाएगी। और समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है। ऐसी सूचियां, ऐसे विषय या ऐसे सब्जेक्ट जिनके ऊपर हमारी संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाती है उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो 97 और 66 में से 47 ऐसे कॉमन सब्जेक्ट है जिनके ऊपर संघ सरकार और राज्य सरकार मिलकर नियम कानून बनाती है। जैसे हमारा न्यायालय हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, हमारा शिक्षा हो गया, इनके ऊपर कौन? राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, तो भाग 11 में है
केंद्र और राज्य के बीच में संबंध 245 से 263 तक आर्टिकल जाएंगे। उसके बाद है भाग 12। भाग 12 संबंधित फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और शूट। वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद से संबंधित, वाद का मतलब होता है मुकदमा, तो 264 से लेकर 300A तक ये जाएगा। उसके बाद भाग 13। भाग 13 है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड का मतलब व्यापार, कॉमर्स का मतलब वाणिज्य और इंटरकोर्स का मतलब होता है समागम, मेल जोल। तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके अंदर व्यापार, वाणिज्य और उनका जो मिलकर काम करने का है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत संघ के अंदर व्यापार, वाणिज्य और इनका समागम, आपस में मिलकर काम करना। तो इसके अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। उसके बाद है भाग 14। भाग 14 मैं आपको पिछले वीडियो में पूरा पढ़ा चुका हूं। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 3 प्रकार की सेवा होती है। ऑल इंडिया सिविल सर्विस, अखिल भारतीय सिविल सेवा, जिसके अंदर ऑफिसर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के अंदर काम करता है। एक होती है सेंट्रल सिविल सर्विसेज, केंद्रीय सिविल सेवा, जिसके अंदर जो नौकरशाह होता है वो केवल केंद्र सरकार के अंदर काम करता है। और एक होती है स्टेट सिविल सर्विसेज, राज्य सिविल सेवाएं, जिसमें जो ऑफिसर होता है वो केवल राज्य सरकार के अंदर काम करता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, डिटेल में पिछला वीडियो देख लेना। और इसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद एक नया भाग ऐड किया जाता है, ये चौथे नंबर का भाग बता रहा हूं जो ऐड किया गया है। भाग 14A के अंदर डाला गया है ट्रिब्यूनल्स या न्यायाधिकरण। ट्रिब्यूनल्स या न्यायाधिकरण को दिया गया है 323 से ए से लेकर 323B तक। भाई 323 तक भाग 14 खत्म होता है ना, तो इसको भाग 14 के अंदर ही रखा गया है। और 323A और 323B इसको दिए गए हैं। अब हम यह समझते हैं कि न्यायाधिकरण का मतलब, ट्रिब्यूनल्स का मतलब होता क्या है। ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण का मतलब होता है ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं, ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थोड़ा सा न्याय का काम भी करती है, जस्टिस का काम भी करती है, इनको कहते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडीज, अर्ध न्यायिक संस्थाएं। ऐसी गवर्नमेंट संस्थाएं, ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो न्याय का काम भी करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एसबीआई है। एसबीआई अपने आप में क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था है। क्योंकि एसबीआई बैंकों को तो रेगुलेट करता ही है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं भी तो देखता है कि भाई मेरा एटीएम कार्ड नहीं बना, डेबिट कार्ड नहीं बना, मेरे पिताजी का नाम गलत कर दिया, मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दी। इन चीजों के लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में थोड़ी जाते हैं, हर एक चीज के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने ये ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण ऐड करवाए। और इनको कहते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं। इनका मतलब ये होता है कि भारत का जो नागरिक है वो हर एक चीज के लिए, हर एक छोटी मोटी समस्या के लिए, हर एक छोटी मोटी शिकायत लेकर न्यायालय में पहुंच जाएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वैसे केस दिन रात बढ़ते रहते हैं, तो हर एक छोटी समस्या न्यायालय में ना पहुंचे तो ये छलने का काम करती है, केस को छानने का काम करती है। हमारी छोटी मोटी समस्याएं ये ऑर्गेनाइजेशन ही सॉल्व कर देती है। जैसे सेबी है, बैंकों को चलाने का काम करता है, बैंकों को रेगुलेट करता है, लेकिन साथ में हमारी छोटी मोटी बैंकों की समस्याओं को और नागरिकों की समस्या को भी सॉल्व कर देता है। सेबी का नाम सुना होगा, सेबी जो हमारे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी काम करता है, हमारे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है और छोटी मोटी समस्याओं को देखता है। इसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट का आपको ट्रिब्यूनल मिल जाएगा। जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल, पर्यावरण से संबंधित ट्रिब्यूनल है, आर्मी ट्रिब्यूनल मिल जाएगा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल मिल जाएगा, रेलवे डिपार्टमेंट का ट्रिब्यूनल मिल जाएगा। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना ट्रिब्यूनल होता है, न्यायाधिकरण होता है, जो छोटी मोटी शिकायतों का, छोटे मोटे केस को वही सॉल्व कर देता है ताकि जो कचरा है वही रुक जाए, ठीक है, हर एक चीज न्यायालय में ना पहुंच पाए। तो ध्यान रखना, भाग 14A नया ऐड किया गया है जिसका नाम है ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी ने ऐड करवाया है, और अनुच्छेद 323A से 323B तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 15, भाग 15 हमारा इलेक्शन है, निर्वाचन है, और इसके अंदर 324 से 329A तक जाएंगे हम। उसके बाद है 16 में है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनके लिए कोई विशेष प्रावधान बनाने हैं, विकलांग है ना, इन लोगों के लिए अगर कोई विशेष प्रावधान बनाने हैं तो उसका जिक्र है अनुच्छेद
भाग 16 के अंदर, बार बार अनुच्छेद निकल रहा है, सॉरी, भाग 16 के अंदर है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, 330 से लेकर 342। उसके बाद है भाग 17। भाग 17 क्या है बेटा? ऑफिशियल लैंग्वेज। भाग 17 है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, और इसके अनुच्छेद है 343 से लेकर 351 तक। ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा की अगर हम बात करें तो देखो, आप सभी को पता है कि जब संविधान बनाया गया था तो उस वक्त ये बोला गया था कि हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है, हिंदी भाषा को हम 15 साल की छूट देते हैं। देखो मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, हमने क्या किया जब संविधान बनाया तो ये बोला कि भाई हिंदी भाषा को हम क्या करते हैं कि अंग्रेज जब भारत में थे तो ज्यादातर जो कामकाज वो अंग्रेजी में होते थे, अब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा चुके हैं तो हम अपनी खुद की भाषा अपनाएंगे, अपनी किसी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। तो हमने कहा कि भाई आज से 15 साल बाद, ठीक है, आज से 15 साल बाद जब भारत में इंग्लिश का चलन कम हो जाएगा और हिंदी का चलन ज्यादा हो जाएगा तब हम हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा बना देंगे। लेकिन हुआ उल्टा, भारत में हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा ने पैर गाड़ लिए, क्योंकि आज की हालत यह है कि बच्चा पैदा होने से पहले यह बोल देता है मां के पेट में कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना है। तो बजाय हिंदी का वर्चस्व बढ़ने के अंग्रेजी भाषा ने ज्यादा पैर गाड़ दिए, और जब 15 साल बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात आई ना तो साउथ के स्टेट खड़े हो गए कि भाई हिंदी क्यों, तमिल को बनाओ, तेलुगु को बनाओ, बांग्ला को बनाओ, गुजराती को बनाओ, मलयालम को बनाओ, कन्नड़ को बनाओ, इन भाषाओं को क्यों नहीं बना रहे हो, ये भी तो बोली जाती है। तो बहुत ज्यादा रोड़ा फैल गया, और जब बहुत ज्यादा गदर फैल गए तो ये बोला गया कि भाई अब हिंदी को हम 15-15 साल आगे बढ़ाएंगे, और 15 साल ले लेते हैं, 15 साल बाद हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाएंगे। तो 15 साल बढ़ते बढ़ते हर 15 साल बाद हिंदी को हम 15 साल आगे खिसक के ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो साउथ के स्टेट आए दिन आंदोलन करते रहते हैं तो वर्तमान में हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, वर्तमान में हमारी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हमारी 22 भाषाओं को हमने बराबर का दर्जा दे रखा है। ये 22 की 22 भाषाएं हमारी राजभाषा है। ये अपनी लोकल लेवल पे राजभाषा का मतलब होता है कि इन भाषाओं में भी आप अपने स्टेट में काम कर सकते हैं। राजभाषा का मतलब क्या है? इन भाषाओं के अंदर आप अपने राज्य के अंदर काम कर सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी के अलावा। उसके बाद भाग 18 में पूरा पढ़ा चुका हूं। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकाल के प्रावधान। इमरजेंसी प्रोविजंस 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल या प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूं। 1 घंटे का लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा गजब तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। और इसके अनुच्छेद 352 से लेकर 360। उसके बाद है 19 के अंदर है विविध, मिसलेनियस, कोई इधर उधर की चीजें, फालतू चीजें, मिसलेनियस या विविध 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद इसके हैं। उसके बाद है भाग 20, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 20 के माध्यम से हम हमारे संविधान में संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 के माध्यम से। जब भी हमारे संविधान की किताब में, जब भी हमारे संविधान की बुक के अंदर हम कुछ फेरबदल करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, उसे बोलते हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो वो करने के लिए हमें है 368 नाम का अनुच्छेद, और ये है भाग 20। उसके बाद आगे चलते हैं। भाग 21 क्या कहता है? भाग 21 के अंदर है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक, 369 से 392 तक। देखो, अस्थायी संक्रमणकालीन का मतलब, विशेष प्रावधान का मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से बना लिया और जब जरूरत नहीं है तो इनको हटा दिया गया। जरूरत के हिसाब से, अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से। अभी मान लो किसी चीज की जरूरत है, मान लो सिक्किम में दंगे फसाद चल रहे हैं तो सिक्किम के लिए कोई नया आर्टिकल ऐड करना है तो कर लिया, बाद में इसको 2-3 महीने बाद हटा दिया। तो कुछ समय के लिए ट्रांजिशनल, कुछ संक्रमण काल के लिए विशेष परिस्थिति में बनाए जाने वाले इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है भाग 22। भाग 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड रिपील। अगर किसी भाग के या किसी अनुच्छेद के नाम को छोटा करना है, ठीक है, किसी भाग के नाम को या किसी अनुच्छेद के नाम को या किसी अनुसूची के नाम को छोटा करना है, ठीक है, या प्रारंभ, कमेंसमेंट, भारत का संविधान जब शुरुआत में लागू किया गया था उससे संबंधित है, और समाप्ति, किसी भाग को हटाना है। जैसे भाग 7 को हटाया था ना 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से, तो उसमें इसका जिक्र है 393 से लेकर 395 तक इसके अनुच्छेद है। तो हम अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक आ चुके हैं।
भाग 1 से लेकर भाग 22 तक आ चुके हैं। अब इस 22 भाग में एक तो हमने 7 नंबर का हटा दिया था। यहां पर मैंने देखे क्वेश्चन लिखा है नए भाग कितने ऐड किए गए हैं। 21 में से भाग 7 को हमने हटा दिया, सॉरी 22 में से भाग 7 को हमने हटा दिया, 21 बचे। 21 में 4 जोड़े तो कितने हो गए, 25 हो गए। ये 4 कब कब जोड़े याद करो, अभी इसमें मैंने 4 जगह आपको बताया है। एक तो भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य और 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से ऐड किया है। उसके बाद एक मैंने आपको बताया 9A में क्या है, नगरपालिका के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया है। उसके बाद एक बताया 9B के लिए 97वें संविधान संशोधन 2011 किया गया है। और एक 14A अभी बताया है न्यायाधिकरण, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 25 में से 4 नए भाग ये हैं, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है कि बताओ ऐसे कौन कौन से भाग है जिनमें केवल एक ही अनुच्छेद है। ऐसे 25 में से कितने भाग है जिनमें केवल एक ही अनुच्छेद है, तो 25 में से ऐसे 2 भाग है। एक तो भाग 4A, इसमें आपको एक ही अनुच्छेद मिलेगा 51A। मौलिक कर्तव्य में आपको एक ही अनुच्छेद मिलेगा 51A। और एक आपका भाग 20 जो भी आया था, भाग 20 में है अनुच्छेद 368। तो भाग 4A और भाग 20 ऐसे 2 भाग हैं जिनमें केवल एक अनुच्छेद है। भाग 4A में 51A एक ही अनुच्छेद है और भाग 20 में 368 एक ही अनुच्छेद है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर 395 तक ही क्यों पढ़ते हैं, हमें तो 448 तक जाना है। तो ऐसे मत समझो आप लोग कि 395 से लेकर 448 तक अनुच्छेद बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं, नहीं, बीच बीच में ऐड किए गए हैं। देखो जैसे आपने यहां पर देखा होगा, यहां पर 243 से 0P से लेकर ZS से ZT तक, ठीक है। इसके अलावा 244A, हाँ, इसके अलावा ये वाला देखो 323A है, 300A है, ठीक है। 300A में आपका क्या है, हमारे संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है, कानूनी अधिकार बन गया है। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को वहां से मौलिक अधिकार से उठाकर भाग 3 से उठाकर इसको भाग कहां पर, भाग 12 में रख दिया है और 300A में रख दिया है। तो ये बीच बीच में ऐड किए गए हैं। तो इनको आप ऐसे मत समझो कि सर हमें तो मिलते नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 395 तक तो मिल गए लेकिन 448 तक कहीं नहीं मिलते। नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बीच बीच में ऐड करके सबको जोड़कर 448 हुए हैं। ऐसा मत समझना कि सीरीज में 395 के बाद 448 तक धीरे धीरे एक एक जोड़ा है, नहीं, बीच बीच में ऐड किए गए हैं, तब जाके टोटल गिनने पर 448 है। यहां पर भी आप देखो भाग तो आपको लास्ट में 12 तक ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 ऐड कर दिए गए ना, उनको जोड़कर 25 होते हैं। ये ऐसे इसको समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।